एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जिसने भारत की डेमोक्रेसी को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 की, जिसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिटेल और इंफॉर्मेटिव जर्नी। Introduction. The 73rd Constitutional Amendment Act 1992 gave constitutional status to Panchayati Raj institutions. Revolutionizing local self-governance in local India, enforced on 24 April 1993. It introduced Part 9, Articles 243 to 243O and the 11th Schedule. 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक हिस्टोरिक कदम रहा। इस अमेंडमेंट के जरिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और पार्ट 9 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, आर्टिकल 243 से लेके 243O तक। इसके साथ ही एक नया शेड्यूल भी ऐड हुआ, 11th शेड्यूल, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए जिसे पंचायत को दिए जा सकते हैं। ये अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसी दिन को हम नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाते हैं। हिस्टोरिक बैकग्राउंड। आइए अब समझते हैं इस अमेंडमेंट का बैकग्राउंड। 1882 लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रिटिश एरा में 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया, जिसे हम माग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नेंस भी कहते हैं। लेकिन आजादी के बाद भी आर्टिकल 40 सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही रहा, कोई कंक्रीट लॉ नहीं बना। की कमिटीज। बलवंत राय मेहता 1957 थ्री टायर PRI सिस्टम। फिर आए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ने थ्री टायर सिस्टम सजेस्ट किया। अशोक मेहता 1978 टू टायर स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अशोक मेहता कमेटी 1978 ने टू टायर सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिकमेंडेड किया। अशोक मेहता 1978 टू टायर स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। हिस्टोरिक बैकग्राउंड। 1882 लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रिटिश एरा में 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया, जिसे हम माग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नेंस भी कहते हैं। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत्स। लेकिन आजादी के बाद भी आर्टिकल 40 सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही रहा, कोई कंक्रीट लॉ नहीं बन पाया। की कमिटीज। फिर आए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ने थ्री टायर सिस्टम सजेस्ट किया। अशोक मेहता कमेटी ने टू टायर सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रिकमेंडेड किया। GVK राव और LM सिंघवी कमिटीज ने भी इसे कंसेप्ट को सपोर्ट किया। 1989 में राजीव गांधी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो पास नहीं हो सका। आखिरकार 1992 में PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट को पास किया। थ्री टायर स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं पंचायती राज के स्ट्रक्चर की, जिसे थ्री टायर सिस्टम कहते हैं। सबसे पहला ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, सेकंड पंचायत समिति ब्लॉक या इंटरमीडिएट लेवल पर, थर्ड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वो मिडिल लेवल को स्किप कर सकता है। ग्राम सभा composed of all registered voters in a village, approves plans, reviews panchayat functioning, ensures direct democracy and accountability। ग्राम सभा काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें एक गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं और ये ग्राम पंचायत की प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं। ये एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है जहां लोग खुद डिसीजंस में शामिल होते हैं। कॉम्पोजिशन एंड रिजर्वेशन, पंचायत में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंश्योर किया गया है। एससी एंड एसटी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, एससीज और एसटीज के लिए पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन। वुमेन एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स एंड चेयरपर्सन पोस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन के लिए मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन इंक्लूडिंग चेयरपर्सन पोस्ट। मेनी स्टेट्स एक्सटेंडेड दिस टू 50%। आज कई स्टेट्स जैसे बिहार, एमपी, राजस्थान ने इसे 50% तक बढ़ा दिया, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी बड़ा कदम है। इलेक्शन एंड टेन्योर, 5-year tenure for panchayats. Elections conducted by State Election Commission must be held before term ends within 6 months of dissolution. पंचायत का टेन्योर 5 साल का होता है। अगर किसी वजह से पंचायत डिसॉल्व होती है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है और इन इलेक्शन को कंडक्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Powers and responsibilities, panchayat to prepare development plans and implement schemes, power devolution based on state legislation। आर्टिकल 243G के तहत पंचायत को डेवलपमेंट प्लान्स बनाना और स्कीम्स इंप्लीमेंट करने का पावर दिया गया, लेकिन रियल पावर तभी मिलता है जब स्टेट गवर्नमेंट्स एक्चुअल सब्जेक्ट्स ट्रांसफर करती हैं, जो हर राज्य में अलग है। फाइनेंस एंड रिसोर्सेज, स्टेट कैन ऑथराइज पंचायत्स टू कलेक्ट टैक्सेस। State Finance Commission every 5 years recommends financial distribution। अब सवाल उठता है, पैसा कहां से आएगा? पंचायत को टैक्स लेने का अधिकार स्टेट लॉज के थ्रू दिया जाता है। हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाता है, जो ये रिकमेंड करता है कि स्टेट और पंचायत के बीच फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। 11th schedule lists 29 subjects for panchayat including agriculture, rural housing, health, education, sanitation, roads, women and children। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट का जिक्र है जो पंचायत को दिए जा सकते हैं। इसमें शामिल है एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल हाउसिंग, सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन। ये सब्जेक्ट्स ग्राउंड लेवल पर गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क जजमेंट्स, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सबसे पहला किशन सिंह तोमर केस 2006, टाइमली इलेक्शंस मैंडेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचायत इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लक्ष्मी वर्सेस केरला 1999, अपहेल्ड वुमेन्स रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया गया। यूपी वर्सेस प्रधान संघ 1995, स्टेट्स मस्ट रिस्पेक्ट पंचायत ऑटोनॉमी। स्टेट इंटरफेरेंस से पंचायत ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट किया गया। राजेंद्र सिंह राणा केस 2007, एंटी डिफेक्शन लॉज अप्लाई टू पीआरआईज। एंटी डिफेक्शन लॉज पंचायत पर भी लागू होते हैं। सिग्निफिकेंस,
73rd अमेंडमेंट ने इंडिया में प्रमोट्स grassroots significance, promotes participatory democracy, empowers marginalized communities and women, enhances transparency and localized development. 73rd अमेंडमेंट ने इंडिया में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया, एससीज और वुमेन को पॉलिटिकल वॉइस थी, डेवलपमेंट प्लानिंग को लोकलाइज किया। इससे भारत में ट्रू डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ। Challenges: weak devolution of powers, inadequate finance and training, political interference and weak gram sabhas. स्टेट्स ने अब तक 29 सब्जेक्ट्स पूरी तरह ट्रांसफर नहीं किए हैं। पंचायत के पास खुद का फाइनेंशियल बेस कम है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी है। कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ऑटोनॉमी को वीक करता है। PESA Act and other development. PESA Act 1996 extends PRI provisions to scheduled areas. PESA Act 1996 ने शेड्यूल एरियाज में पंचायत को लोकल ट्रेडिशंस और ट्राइबल राइट्स के हिसाब से एम्पावर किया। साथ ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया राष्ट्र ग्राम स्वराज अभियान, जिसे एम है पंचायत मेंबर्स को ट्रेनिंग देना, उनकी डिजिटल कैपेसिटी इंप्रूव करना। और हर साल 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे बनाते हैं। Conclusion: 73rd Amendment is a milestone in Indian democracy. True decentralization needs political will, financial autonomy and empowered gram sabhas. 73rd Amendment ने भारत की डेमोक्रेसी को ट्रूली पार्टिसिपेटरी बनाया, लेकिन अगर हमें रियल डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए तो हमें चाहिए पॉलिटिकल विल, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एम्पावर्ड ग्राम सभास और अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस। तभी हम महात्मा गांधी के सपने का ग्राम स्वराज सच में अचीव कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस वीडियो पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो की डिटेल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।